नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आगे आपको वीडियो का लाभ मिल सके। हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर कर रहे थे, जो एकांकी संग्रह है। इसमें आज हमारी अंतिम एकांकी भोर का तारा है। भोर का तारा का शाब्दिक अर्थ है भोर, यानी कि सुबह सुबह दिखने वाला तारा, जो कि अत्यंत चमकदार तारा होता है। तो प्रस्तुत एकांकी में लेखक भी उस लेखक को भोर के तारे के समान चमकता हुआ देखना चाहता है, भोर के तारे की तरह अपना सर्वस्व बनवाना चाहता है। तो इसके अंतर्गत जो पात्र है वह शेखर अपना एक उपन्यास लिखता है और उसमें एक उस ग्रंथ का नाम लिखता है भोर का तारा। वह राज्य कवि होता है और दरबार में गायकार का कार्य करता है। उसे वहीं के दरबार के एक सहयोगी के बहन से प्रेम हो जाता है और उसी के अंतर्गत वो भोर का तारा नाम का उपन्यास लिखता है। लेकिन वह उस राजा के दरबार में प्रस्तुत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये डर रहता है कि कहीं पर उसको पता चलने पर वह उनको राज्य से निकाल ना दे। वह अपने ही अंदर उसे रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब जो उसकी प्रेयसी होती है, उस प्रेयसी के भाई को युद्ध के कारण बाहर जाना पड़ता है और उसे मौका मिलता है कि वो ग्रंथ लिख रहा है, उस ग्रंथ को राजा के सामने प्रस्तुत करना। और जब उसे प्रस्तुत होता है उसको कई वाहवाही भी मिलती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि युद्ध के दौरान संघर्ष करते हुए उस प्रेयसी के भाई की मृत्यु हो जाती है, तो वह अपने उस ग्रंथ को व्यर्थ मानता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में उससे ज़्यादा उसका बलिदान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शेखर के बलिदान से ज़्यादा उसकी प्रेयसी के जो भाई का बलिदान है, युद्ध में लड़ते हुए मरना, उसका ज़्यादा है। तो वो अंत में अपने जीवन को राज्य को सपुर्द करके, राज्य को सौंप कर और अपने उस ग्रंथ को आग में जला देता है और अपने आप को नए भोर के तारे की तरह, नए सुबह के तारे की शुरुआत की तरह अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो आधुनिक एकांकी परंपरा के प्रतिष्ठान और नवोत्थान के प्रथम चरण के मूर्धन्य एकांकीकारों में जगदीश चंद्र माथुर का प्रमुख स्थान है। इस एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इनके प्रारंभिक एकांकी अपने समय की बाल पत्रिका बाल सखा में प्रहसन रूप में प्रकाशित होती थी। प्रहसन रूप वही एक की जगह पर रचित की गई, एक ही रंगमंच पर बताई गई जो एकांकी या नाटक हो। सन 1936 में इनका एकांकी मेरी बांसुरी इलाहाबाद के म्योर हॉस्टल के रंगमंच पर खेला गया। साथ ही उसी वर्ष सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात इन्होंने भोर का तारा, कलिंग विजय तथा रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी लिखे। भोर का तारा श्री माथुर का प्रतिनिधि एकांकी है। माथुर ने जिस समय नाट्य लेखन प्रारंभ किया, उस समय देश में स्वाधीनता आंदोलन का जोर था। व्यक्तिगत प्रेम की तुलना में राष्ट्रीय प्रेम को वरीयता देने का स्वर पूरे देश में व्याप्त था। उसी प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में अपने और अपने प्रेयसी के बारे में था। और लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसका भाई शहीद हो गया है, तो उसने अपने आप के प्रेम को नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम को ज़्यादा भाव देकर, ज़्यादा उच्च मानकर अपने आप को उस तरफ समर्पित कर दिया। माधव शेखर से कहता है कि कवि कर्म करने वाले भावुक हृदय व्यक्ति की ही कविता की रचना कर सकते हैं। कविता का स्वरूप बहुत सुकुमार होता है, इसलिए कविता का जन्म कोमल हृदय में ही हो सकता है। सौंदर्य और कला से परिपूर्ण कविता की रचना तुम्हारे भावुक और कोमल हृदय द्वारा ही संभव है। मैं तो कठोर हृदय वाला, भाव शून्य और सदैव राजनीति में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भला कविता को कहाँ से समझ सकता हूँ। जो उसके प्रेयसी का जो भाई होता है, वो शेखर को कहता है, कवि को कहता है कि जो कोमल हृदय वाले होते हैं वही कविता लिख सकते हैं, हम जैसे कठोर हृदय वाले, हम जैसे युद्ध में लड़ने वाले कविता नहीं लिख सकते। अर्थात माधव का कथन कि सैनिक का हृदय कठोर होता है और उसे
क्षेत्र की यथार्थ भूमि पर मजबूती पर ही टिकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह कविता की भांति कल्पनाशील नहीं बन सकता, क्योंकि अगर युद्ध में कल्पनाशील व्यक्ति बनता है तो वो कभी भी युद्ध नहीं कर सकता है। आप कल्पना करके कविता लिख सकते हो, लेकिन कल्पना करके युद्ध नहीं लड़ सकते। सैनिक और राजनीतिज्ञों के हृदय कठोर और भावशून्य होते हैं। उनके हृदय में कला और सौंदर्य की कल्पना शक्ति का सर्वथा अभाव होता है। वे लोग तो राष्ट्र रक्षा की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में ही उलझे रहते हैं। अतः कविता की कोमलता को अनुभव करने व कल्पना लोक में विचरण करने का समय उनके पास नहीं रहता। ये तो कवि कर्म है, उसे ही शोभा देता है, क्योंकि जो योद्धा होता है उसे तो युद्ध क्षेत्र में आमने सामने रहकर ही युद्ध कर सकता है। वह एक जगह बैठकर कल्पना करके युद्ध नहीं कर सकता। भोर का तारा एकांकी में कवि शेखर की पत्नी छाया है। शेखर जब उसे गाना गाते हुए सुनाता है तो उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम्हारे गान, प्रेरणा और प्रेम के बिना मेरी कविता अधूरी है। तुम मेरी कविता हो। तुम छाया कहती है प्रत्येक पुरुष के लिए उसकी स्त्री कविता है। छाया शेखर से कहती है, जिस प्रकार कविता तुम्हारे सुने हृदय को संगीत की सुरीली तान से आनंद विभोर करती है, उसी प्रकार मनुष्य के सुने जीवन में हृदय को स्त्री जीवन के इंद्रधनुषी रंगों से रंग देती है। यानी कि वो कहता है कि हर स्त्री पुरुष के लिए कविता है, सुंदरता की कविता है। एक पुरुष चाहे तो अपनी पत्नी की सुंदरता पर कैसी भी कविता लिख सकती है। तो स्त्री कहती है कि स्त्री का हृदय भी पुरुष के जीवन को इंद्रधनुष के समान रंगीन बना सकती है, उसके जीवन में रंग भर सकती है। पुरुष जब अकेला जीवन को शुष्क चट्टान पर चढ़ता हुआ थक जाता है, तब जीवन के आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्त्री का आश्रय प्राप्त करता है। वह स्त्री पर अपना संपूर्ण प्रेम और संपूर्ण अरमान न्योछावर कर देते हैं। उस समय वह उसके प्रेम में इतना सरोबार हो जाता है कि उसे जीवन में और कुछ नजर नहीं आता। धीरे धीरे जब पुरुष जीवन संध्या ढलने लगती है और स्त्री के प्रति उसके आकर्षण रूपी चांदनी बीत जाती है, उसके हृदय में बहने वाले कविता के स्रोत सूख जाते हैं, तब उसे अपने पूर्व में बिताए गए वीरान और नीरस जीवन फिर से याद आने लगते हैं और वह उस जीवन को और आगे भागता है, मानो वह कोई पिंजरे से छूटा हुआ पंछी हो। वह स्वयं तो जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चला जाता है, लेकिन अपने साथ साथ अपना जीवन भी बिताया हुआ साथ ले जाता है। वह अपनी स्त्री के जीवन को अंधकारमय करके उसे अकेला छोड़ देता है। और इसमें यह बताया गया है कि जब पुरुष, उसकी प्रेयसी ये कहती है कि पुरुष जब थक हार जाता है तो वो अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी उसके जीवन को रंगीन बना देती है, रंगों से हरा भरा कर देती है। लेकिन जब जैसे जैसे पुरुष भी उसकी आगोश में आकर उसके प्रेम में रंग कर अपने जीवन को रंगीन समझने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो जीवन की संध्या पर यानी कि बूढ़ा होने लगता है, वैसे वैसे जब उसकी पत्नी की आकर्षकता कम होती है और उसकी सुंदरता पर जब वो कविता लिखना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी यादों के सहारे जी लेता है। और जीते जीते एक समय ऐसा आता है कि वो जिस पत्नी को इतना सुंदरता का रूप मानता है, जिस पर अपने जीवन रूपी कविता लिखता है, उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वह अपनी स्त्री के जीवन को अंधकारमय करके अकेला छोड़ जाता है। उस स्त्री को जिसके साथ उसने कभी अपने जीवन के सुंदर क्षणों को जिया था, जिसे जीवन भर अपने साथ रखता है, अपने जीवन की सुंदरता मानता है, उसे वह अकेला छोड़कर चला जाता है। उस स्त्री के जीवन में पुरुष के चले जाने से वह अंधेरा और सूनापन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि पुरुष के लिए स्त्री सिर्फ भोग विलास और मन बहलाने की वस्तु है। वह जीवन भर स्त्री का साथ प्राप्त करना नहीं चाहता। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि पुरुष स्त्री को सिर्फ एक सौंदर्यता की मूर्त मानता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मान सकता। इससे छाया की मनोस्थिति को बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति के द्वारा और पुरुष द्वारा स्त्री को मन बहलाने की वस्तु माना जाना बताया गया है। भोर के तारा एकांकी से उद्धृत प्रस्तुत कथन शेखर ने छाया से कहे। छाया इस बात को लेकर भयभीत थी कि पुरुष के लिए स्त्री सिर्फ मन बहलाने की वस्तु है, अतः कहीं शेखर भी उसे ये समझकर छोड़ ना दी जाए। इन सभी कविताओं की पंक्तियों से उसकी शेखर की प्रेयसी छाया के मन में ये आता है कि जिस प्रकार सारे पुरुषों की मनोवृत्ति होती है, उसी प्रकार शेखर भी उसे छोड़कर नहीं चला जाए। तब छाया को दिलासा देने के उद्देश्य से शेखर उसे कहता है कि भय को मिटाने के उद्देश्य से ही मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है।
मैं तुम्हें, क्योंकि मेरे लिए तुम कविता ही नहीं हो, बल्कि मेरे जीवन की जो हरियाली है, हरा जो उद्यान है, हरा जो बगीचा है, वो तुम ही हो। मुझे कविता से प्रेम है क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। उसे कहता है कि मुझे कविता से प्रेम है क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। तुमसे प्रेम है तभी मैं तुम्हारी सुंदरता पे कविता लिख सकता हूँ। मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य के दर्शन होते हैं, उसी सौंदर्य के बल पर मैं कविता की रचना करता हूँ। इसीलिए जहाँ तुम हो वहीं मेरी कविता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा उस दिन मैं सौंदर्य से भी दूर हो जाऊँगा। मेरी कल्पना शक्ति क्षीण हो जाएगी और मेरी कविता मर जाएगी। अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर गया या तुम मुझे कहीं छोड़कर गई तो मेरी कविता भी हमेशा के लिए चली जाएगी और मैं कभी भी सौंदर्य पर कविता नहीं लिख पाऊँगा। और प्रस्तुत एकांकी में यह भी बताया गया है कि 5वीं सदी सन 455 के कालक्रम में गुप्त साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उस समय के हुणों के आक्रमण की घटना से संबंधित है। उज्जैनी का राजकवि शेखर श्रृंगारिक कविताओं की रचना करने में सिद्धहस्त है। वह अपनी प्रेयसी अनंत पत्नी छाया की प्रेरणा से भोर का तारा नामक महाकाव्य की रचना करता है। उसकी श्रेष्ठ काव्य साधना के 2 आधार है, कविता और उसकी पत्नी छाया का प्रेम। हुणों के आक्रमण के दौरान गुप्त साम्राज्य की रक्षा के लिए, जन जागृति के लिए ऐसे कवि की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो उज्जैनी के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ओज, साहस और वीरता के भाव उत्पन्न कर सके। उस समय शेखर का मित्र माधव शेखर से श्रृंगारिक प्रवृत्ति का त्याग करने और वीरता का आह्वान करने का आग्रह करता है। शेखर अपने महाकाल भोर का तारा की आहुति देकर देश रक्षा के प्रति कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो जाता है। इस बात से छाया दुखी होती है परंतु माधव पर अपना प्रभाव नष्ट करने का आरोप लगाती है, परंतु माधव उसे समझाता है कि प्रभात तो अब होगा, भोर का तारा तो शेखर अब प्रभात का सूर्य बनकर उदित होगा। क्योंकि भोर का तारा सुबह कुछ समय के लिए ही दिखता है, लेकिन प्रभात का सूर्य पूरे दिन मनुष्य को रोशनी देता है। कथानक में सूत्रबद्ध और शिथिलता का अभाव न होकर एकांकी की कथा में अंत तक रोचकता और उत्सुकता बनी रहती है। एकांकी का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य भी तीव्रता की ओर शेखर द्वारा अपने महाकाव्य भोर का तारा को अग्नि को भेंट करना, अंतर संघर्ष व अंतर्द्वंद का उजागर करना बताया गया है। शेखर उज्जैनी का राजकवि है, वह श्रृंगारी कवि है। वह काव्य साधना के 2 आधार कवि कर्म और पत्नी की छाया का प्रेम, गुप्त साम्राज्य की हुणों के आक्रमण की रक्षा हेतु श्रृंगारिता के जो महाकाव्य भोर के तारे को अग्नि में सुपुर्द कर ओजपूर्ण कविता पाठ करता है। छाया शेखर की प्रेयसी अनंतर पत्नी है, वह शेखर की काव्य शक्ति और प्रेरणा है। माधव गुप्त साम्राज्य का एक कर्मचारी और शेखर का परम मित्र है। उसी के समझाने पर शेखर आपातकालीन में गुप्त साम्राज्य की रक्षा हेतु वीर रस से परिपूर्ण काव्य की रचना करता है। इसके अतिरिक्त एकांकी में छाया का भाई देवदत्त का उल्लेख भी मिलता है, जो साम्राज्य की रक्षा हेतु हुणों से युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हो जाता है और स्कंदगुप्त की थोड़ी सी ऐतिहासिक झलक भी देखने को मिलती है। इस कविता में कल्पना प्रिय छाया का प्रेमी अनंत पति, देशहित और जन जागरण का अभियुक्त तथा विभिन्न रूपों में उभरता हुआ कथानायक के रूप में जो धीर, वीर, त्याग, देशभक्त और गंभीर व्यक्ति माना गया है। माधव सच्चा मित्र, वीर, देश प्रेमी, विश्वव्रत, राज्य कर्मचारी है। छाया प्रेम संगीत के माधुर्य की रागनी, सदग्रहणी तथा प्रेमिका के रूप में दिखाई देती है। भाषा के रूप में अगर एकांकी को देखा जाए तो इसकी भाषा सरल, प्रसंग के अनुकूल, संस्कृत गर्भित, अलंकारित प्रभाव से नाटकीय को प्रभाव रूप में डालने के लिए उचित बताई गई है। अभिनेता संपूर्ण रंगमंची विशेषता से युक्त है। पात्रों की मनोदशा, अभिनय की भरपूर संभावना है जागृत कर इस अभिनेता के गुणों को भी समृद्धि प्रदान करती है। एकांकी में शेखर और उसके द्वारा रचित महाकाव्य भोर का तारा दोनों में सामान्य दर्शाया गया है। भोर का तारा शेखर की एक श्रृंगारी और काल्पनिक एक कविता के रूप में है, जो देश रक्षा हेतु भोर के तारे शेखर प्रभात का सूर्य बनकर उदित होता है। क्योंकि भोर का तारा जो उसका महाकाव्य है उसका अतीत था और जो आने वाला प्रभात का सूर्य उसका आगे का भविष्य है। इसी प्रकार एकांकी का शीर्षक इस प्रतीकात्मक को सार्थक करता है कि भोर के तारे से प्रभात का सूर्य ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा रोशनी देने वाला है। प्रेम और सौंदर्य को समर्पित राजकवि शेखर को कल्पना लोक से
हटाकर जीवन के यथार्थ से परिचित करवाना, प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम की अनुभूति में व्यक्तिगत एवं कलागत प्रेम का त्याग कर देना, रक्षा हेतु त्याग कर समर्पित दिखाना एकांकी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। लेखक ये चाहता है कि एकांकी में वह एक कल्पना रूपी कवि ना बनकर बल्कि राष्ट्रीय हित द्वारा कार्य कर कर उजागर हो, और उसका जो नाम है खाली श्रृंगारिता में, प्रेम के रस के डूबे में नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित में उजागर हो। अतः भोर का तारा एकांकी तात्विक समीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतरता है। साथ ही जगदीश प्रसाद माथुर की एकांकी भी इन सभी उदाहरण को संतुष्ट भी करती है और उदाहरण में सफल भी रही है। और इसी के साथ ही हमारा जो एकांकी संग्रह है वह भी समाप्त होता है। एकांकी संग्रह की सेकंड यूनिट हमारी यहीं पर समाप्त होती है।